गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग एक क्वेश्चन बोल रहे थे कंप्लीट हो गया है और उसमें कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम आपको बता दें कि उसके बी नंबर क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन चेंज होता है और हमारा मॉडर्न के सब ग्रुप से वहाँ क्वेश्चन अटैच हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकेंड दोनों का दोनों वो जो पढ़ा दिए वो और जो पढ़ा रहा है ये दोनों दो क्वेश्चन लड़ जाता है। और फिर कभी कभी साइक्लिक भी पूछा जा सकता है दो क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ऑनलाइन के माध्यम से फर्स्ट क्वेश्चन में सेट थ्योरी का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, रिलेशन और फंक्शन दो क्वेश्चन वहाँ कंप्लीट हो गया है। मॉडर्न अभी तत्कालीन जो ऑनलाइन है वो एक क्वेश्चन नहीं पढ़िए कम से कम। तो एक क्वेश्चन में कभी कभी वो सब ग्रुप वाला क्वेश्चन अटैच कर देता है तो उस समय छूटने का चांसेस होगा, इसलिए जहाँ तक पढ़ा है उतना तक में आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन रिस्क हो जाता है। तो ऐसा रिस्क हम नहीं लेंगे, आज एक दिन क्लास लेंगे और वो कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा लंबा क्लास होगा, 2 लेक्चर में पढ़ के खत्म कीजिएगा, 2 दिन 3 दिन में पढ़ के खत्म कीजिएगा आराम से, ज़्यादा चिंता नहीं कीजिएगा। लेकिन हम एक दिन में कंप्लीट कर देंगे क्योंकि हमारा पार्ट थर्ड का फिर बहुत सारा लेक्चर तैयार करना होता है और जो इतना देर आपके पास लेक्चर पहुंचता है तो उसके बाद थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है और बहुत सारे काम हैं, बहुत सारा क्लास के ढंग से हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है यहाँ पे प्राइवेट में, तो उस हिसाब से हमको कुछ दिक्कतें होती है। तो इस बात का आप ख्याल रखें। बड़ा लेक्चर आप देख करके डरिएगा नहीं, हम बहुत कोशिश करेंगे एकदम छोटी से छोटी चीज़ों को बताने का और सारी चीज़ें हम चाहेंगे कि डिटेल में हम बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने दें, हर एक चीज़ों को अच्छे से डिस्ट्रॉय करके आपको दें जो बहुत ही डाइजेस्ट हो जाए अच्छी तरह से और चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझें और इसका प्रयोग करें आप अच्छे नंबर लाने में। तो हम आते हैं, हम आ रहे हैं सब ग्रुप पे। एक बात बता दें, आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके भविष्य को लेकर के। आप जब रिंग थ्योरी पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ पे भी रिंग थ्योरी है कुछ और पार्ट थर्ड का में प्रॉपर रिंग थ्योरी है, मॉडुलस है और बहुत सारा चीज़ है, आइडियल है, रिंग है, सब रिंग है, जीरो डिवाइजर है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपकी मिलेगी पार्ट थर्ड में। लेकिन जान लीजिए कि ये आज का जो लेक्चर है ये यदि आपका कंप्लीट नहीं रहेगा तो पार्ट थर्ड आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये बात को आप समझिएगा। ये लेक्चर नंबर हम देख लेते हैं कितना है। ये लेक्चर नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और आपको ये लेक्चर कंप्लीट करना ही पड़ेगा, आज करें या ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड में पहुंच जाएं तब करें। यदि मैथमेटिक्स ऑनर्स आप फुलफिल करते हैं, अच्छे ढंग से ऑनर्स कंप्लीट करते हैं तो आज का लेक्चर आपके लिए एक संजीवनी की तरह काम करेगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग सब ग्रुप के बारे में स्टार्ट करते हैं। सब ग्रुप के बारे में बता देते हैं कुछ। देखिए, ग्रुप हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रुप का प्रॉपर्टीज 4 था, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये 4 प्रॉपर्टीज यदि कोई सेट जी जिसे हम जनरली नाम देते हैं, यदि वो सेट का एलिमेंट फुलफिल करता है तो हमारा ग्रुप कहलाता है। अब सब ग्रुप क्या है वो समझिए। कोई भी एक सेट लीजिए, उसका नेमिंग आप जो करना चाहें कर दीजिए। हम एच से उसका नेमिंग कर दिए जो नॉन एम्प्टी हो, जिसका मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो और उसमें जो भी एलिमेंट हो, अभी जो हम जी नाम लिए ग्रुप का वही एलिमेंट हो और उसी ग्रुप से एलिमेंट इसमें लें। समझ में आ गया? समझ लीजिए ये एक जी ग्रुप है, ये आपका सब ग्रुप नाम लिए, छोटा सा एच माने, इसका कुछ एलिमेंट इसमें डाल दिए। अब वो नॉन एम्प्टी तो नहीं रहा, इसका कुछ एलिमेंट इसमें आया, अब ये इसका सब ग्रुप कहलाएगा यदि वो कुछ प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। कुछ प्रॉपर्टीज का मतलब यही हुआ कि यदि इट आल्सो फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर द सेम ऑपरेशन जी डिफाइंड ऑन जी। यदि ये अंडर एडिशन, यदि जोड़ के माध्यम से ये ग्रुप का फॉर्मेशन किया है तो ये भी ग्रुप का फॉर्मेशन करना चाहिए जिसमें एलिमेंट इसी से निकाले हैं, इसी से इसमें डाले हैं, तो ये भी ग्रुप का फॉर्मेशन करना चाहिए। ठीक है, अब एक तरह ऐसा भी प्रश्न उठ सकता है कि इसमें एलिमेंट तो बहुत सारा है, जान लीजिए इसमें आइडेंटिटी इससे कम से कम एक डालना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए इससे सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें डाल रहे हैं तो एक ऐसा पोजीशन हो सकता है एक ही एलिमेंट हो इसमें, इसका आइडेंटिटी। ठीक है, या दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि इसका सारा एलिमेंट इसमें हो जाए। 2 कंडीशन हो सकता है और फिर और कंडीशन हो सकता है कि इसका कुछ एलिमेंट हो, 10 इसमें है तो मान लीजिए 6 हो, 4 हो, 3 हो। तो देखिए यदि सिर्फ एक एलिमेंट इसमें हो या पूरा एलिमेंट इसमें हो तो उस तरह के सब ग्रुप को इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। और यदि जी से कम और एक से अधिक एलिमेंट हो, चाहे जितना भी हो, तो उसको
प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। तो सब ग्रुप दो प्रकार का होता है। फिर एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट आपका थ्योरम आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होगा, आगे भी इसका प्रयोग होता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि कोई एच नॉन इम्पटी और सबसेट होना चाहिए जी का, और दो एलिमेंट इसमें हो ए और बी, और ए और बी का इन्वर्स, ए इंटू बी का इन्वर्स यदि इसी में आ जाए तो ये एक सब ग्रुप कहलाएगा इस जी का। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम आपके सामने बोलकर कुछ बाउंड्री बनाने की कोशिश किए। हो सकता है कुछ बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग से उड़ गई होगी, लेकिन एक तरह से बाउंड्री तैयार हो गया होगा, वर्चुअल बाउंड्री तैयार हो गया होगा आपका। और इसके बाद फिर आपको जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे चीज़ें वो वर्चुअल बाउंड्री आपको दिखने लगेगी और सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो और फिर यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में बताए हैं वहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सब ग्रुप। Let G be any group and H be any non-empty subset of G, then H is said to be subgroup of G if itself also forms a group under the same operation defined as G. In short, a view. संक्षेप। In short, a view. First, H be any non-empty subset of G which is group, and second, H also forms a group defined under the same operation defined as ये चीज को ये चीज लिखे हैं, शॉर्ट में लिखे हैं। जी कोई एक ग्रुप है, एच कोई एक नॉन इम्पटी सबसेट है जी का, नॉन इम्पटी सबसेट है जी का, सेट है, कोई नॉन इम्पटी सेट है, तब इस एच को सब ग्रुप कहेंगे यदि ये एच ऑल्सो फॉर्म्स ए ग्रुप। ये एच भी ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, ये ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो चारों प्रॉपर्टीज फुलफिल करता है। अब किस ऑपरेशन के अंडर? तो जिस ऑपरेशन के अंडर जी था, जी यदि अंडर एडिशन ग्रुप का फॉर्मेशन करता है तो एच कोई नॉन इम्पटी सबसेट लेंगे, वो भी ग्रुप का फॉर्मेशन करे और वो उसी ऑपरेशन के साथ, यानी कि एडिशन के साथ। जान लीजिए ये जो H होगा ये नॉन इम्पटी सबसेट होना चाहिए C का। चलिए इन बातों को आप समझ गए होंगे। आइए रिमार्क लिखते हैं।
एक बात आपको हम बता दें, जो आपका एग्जाम होने वाला ऑब्जेक्टिव हो हंगामा मचा हुआ है, ये रिमार्क को आप ध्यान से रखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से पकड़ में आ जाएगा। इसलिए इस पे आप ख्याल रखिएगा, इस ऑब्जेक्टिव पे खास करके। आप क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, पहला फर्स्ट, H is non-empty subset of G, and second, A belongs to H, B belongs to H, implied by AB का inverse belongs to H. Then H is subgroup of ये इसका प्रयोग करेंगे हम लोग कहीं, जैसे कि पाठ्यक्रम में पहुंचेंगे या फिर रिंग थ्योरी में पहुंचेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। अभी हम बताए थे कि ग्रुप के बाद सब ग्रुप आने का मतलब हुआ कि कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लें और वो सबसेट जो है हमारा G का एलिमेंट हो और वो H यदि अंडर द सेम ऑपरेशन ऑफ G डिफाइंड हो और वो ग्रुप का फॉर्मेशन करता हो तो उसको सब ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह का चीज है, यहाँ एक मैथमेटिकल तौर पे है कि H कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो G का और A कोई एलिमेंट हो H में, B कोई एलिमेंट हो H में, तो A B का इनवर्स बिलोंग्स करता है H में, तब ये हमारा H इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, एक ग्रुप होगा। अच्छा, ये चीज जो होगा वो अंडर एडिशन होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा जो होगा, ये चीज जो हमारा होगा ये अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, और ये चीज जो हम लिखने जा रहे हैं ये अंडर द ऑपरेशन एडिशन लिखने जा रहे हैं कि H कोई एक नॉन एम्प्टी है, वो सबसेट है G का, और दूसरा ऐसा है कि A बिलोंग करता है H में, B बिलोंग करता है H में, implies that A माइनस B बिलोंग कर जाए H में, तो इसको कहते हैं अंडर द ऑपरेशन एडिशन, अंडर एडिशन या अंडर द ऑपरेशन एडिशन। समझ में आ गया होगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ इसलिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ माइनस है मतलब यहाँ एडिशन ही होता है। जब आगे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फिर कभी तो उस समय ज़्यादा अच्छे ढंग से समझेंगे, अभी इतना तो समझिए। चलिए ऊपर मिटा देते हैं। कॉम्प्लेक्स का भी थोड़ा चीज दिखा देते हैं, वो चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन उसका प्रयोग होता है, अगर पार्ट थर्ड में पहुंचिएगा तो वहाँ प्रयोग होगा। कॉम्प्लेक्स भी दिखा दें हम लोग। H जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए और सबसेट होना चाहिए G का। ये जिससे एक इतना सा प्रॉपर्टीज हो गया तो ये जो हमारा H कहलाता है ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स का सिर्फ एक प्रॉपर्टीज इतना सा होना चाहिए और सब ग्रुप का ये दो प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो 4 नंबर वाला रिमार्क लिख लें, एवरी कॉम्प्लेक्स इज नॉट नेसेसरी, एवरी कॉम्प्लेक्स इज नॉट नेसेसरी a subgroup but every subgroup is complex। बात को अच्छे से समझिए। देखिए सब ग्रुप का अभी जो मैथमेटिकल का है, मतलब वर्क के लिए हम लोग थ्योरम प्रूफ करने के लिए जो हम यूज करेंगे कंडीशन, वो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगे। तो देखिए इसमें दो कंडीशन है, एक ये और एक ये।
देखिए यदि सिर्फ एक कंडीशन हो तो कॉम्प्लेक्स कहला जाता है, लिख दिए हैं। और यदि दोनों कंडीशन हो तो सब ग्रुप कहला जाता है। ठीक है, सब ग्रुप कहला जाता है। यहाँ सब ग्रुप कहला गया। तो देखिए यदि ये दोनों का सब ग्रुप है तो इसमें क्या कंडीशन, इसमें दोनों कंडीशन। तो पहला कंडीशन हुआ कि नहीं, कॉम्प्लेक्स वाला। हाँ, यदि सब ग्रुप है तो वो कॉम्प्लेक्स होना तय है, क्योंकि दोनों कंडीशन है तो पहले वाला हो गया। और यदि सिर्फ कॉम्प्लेक्स है का मतलब एक ही कंडीशन है, तो कॉम्प्लेक्स है तो सब ग्रुप होने के लिए ये कंडीशन का होना जरूरी है। यदि ये कंडीशन नहीं होगा तो वो कभी सब ग्रुप होगा नहीं होगा। तो यही लिखिए कि यदि कॉम्प्लेक्स है तो जरूरी नहीं है कि ये सब ग्रुप होगा, लेकिन यदि सब ग्रुप है तो देखिए सब ग्रुप में दोनों कंडीशन, तो कॉम्प्लेक्स वाला आ गया कि नहीं। तो यदि सब ग्रुप है तो कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली हो गया। और यदि कॉम्प्लेक्स है तो उसमें सिर्फ एक कंडीशन, तो जैसे एक कंडीशन लिए उसमें अब दूसरा कंडीशन होगा या नहीं होगा ये हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, वो तो चेक करने का चीज है। यदि नहीं हुआ तो सब ग्रुप नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि तब बच क्या किया, तो कॉम्प्लेक्स बच गया। तो एक कंडीशन है कॉम्प्लेक्स के लिए और सब ग्रुप के लिए दो कंडीशन। तो जैसे सब ग्रुप हो गया तो एक को तो होना तय था, कॉम्प्लेक्स हो ही गया। और यदि कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा आपको पता नहीं, इसलिए सब ग्रुप पता नहीं। सब ग्रुप पता नहीं तो मतलब नॉट नेसेसरी, नहीं भी हो सकता हो भी सकता है। तो वही चीज यूज किए। यदि एवरी कॉम्प्लेक्स इज नॉट नेसेसरी, एवरी कॉम्प्लेक्स इज नॉट नेसेसरी एक सब ग्रुप, बट एवरी सब ग्रुप इज कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? आइए 5 नंबर आते हैं। चलिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसके बारे में भी समझा देते हैं। दो शब्द है। देखिए आइडेंटिटी हम बोले थे ना, इससे एक आइडेंटिटी इसमें एक सिर्फ ले लिए तो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का और सब ग्रुप का दोनों का सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनवर्स एलिमेंट के बारे में पढ़ाए भी है। इनवर्स एलिमेंट भी सेम होता है, रिगार्डेड एज एलिमेंट। यदि वो एलिमेंट इसमें पहुंच गया तो उसका इनवर्स भी इसमें पहुंच गया होगा। यदि ये सब ग्रुप है तो ये सब ग्रुप यदि इसको होना है तो इसमें इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए ना फॉर ईच एलिमेंट के लिए। उसका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो उसमें यदि कोई एलिमेंट है तो ऑब्वियसली इसका एलिमेंट इसमें आ गया होगा। तो इनवर्स एलिमेंट भी जो होता है वो उसी में होगा, कोई दिक्कत ऐसा नहीं कि इसमें इनवर्स ए इनवर्स था और इसमें आके दूसरा इनवर्स बन जाएगा, वैसा नहीं होता है। क्लियर है? रिगार्डेड एज एलिमेंट। तो लिख लेते हैं दोनों, द आइडेंटिटी element, the identity element of group and sub group is same. The inverse element of an element in group and sub group is same as regarded एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ऐसा नहीं कि जी में जो एलिमेंट का इनवर्स था एच में आया तो एलिमेंट बदल जाएगा, रिगार्डेड द एलिमेंट ऑफ जी। क्लियर है? सबग्रुप दो प्रकार का। पहला प्रकार सबग्रुप दो प्रकार का, इम्प्रोपर और दूसरा प्रोपर। देखिए इम्प्रोपर में क्या क्या है, वो अकेला या तो आइडेंटिटी वाला होगा और या फिर वो जी वाला होगा। ठीक है?
और इम्प्रॉपर में क्या होगा, अदर देन आइडेंटिटी एलिमेंट एंड itself, other than identity element और itself, that is improper subgroup वो होगा जो आइडेंटिटी वाला के बराबर ना हो एंड इक्वल वाला के भी बराबर ना हो। एग्जांपल दे लेते हैं इस पे, तब समझ में ज्यादा आएगा। नंबर 7 नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1 माइनस 1 आई माइनस आई, ये एक ग्रुप है। एक एच एलिमेंट लेते हैं और इसमें वन एलिमेंट, एक आइडेंटिटी इसका वन होता है, इसमें ये लिए एंड एक एच एलिमेंट लेते हैं जिसमें सारे चीज को डाल देते हैं, सारे चीज को डाल दीजिए, ये एच जी के बराबर हो गया। अब ये जो हियर एक H1 ये ले लिए और ये H2 मान लीजिए, अलग अलग लिए, सेम तो बराबर दोनों नहीं है, नेमिंग अलग अलग कर लीजिए। एक में आइडेंटिटी रखे और दूसरे में क्या रखे, सारे एलिमेंट को रख दिए, और ये ग्रुप का फॉर्मेशन करता है और वन भी ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, चारों प्रॉपर्टी होल्ड करता है। हियर H1 and H2 is called improper subgroup of G। चलिए आइए दूसरा लेते हैं। अब लेते हैं H2 ले लेते हैं। H2 में 1 लीजिए और -1 लीजिए। देखिए ये भी ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, दोनों को गुना कीजिए, -1 इसी में है। ये सेल्फ इनवर्स है, ये भी सेल्फ इनवर्स है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर एक्जिस्टेंस आइडेंटिटी हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 एलिमेंट चाहिए, 2 ये है, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 1 है ही, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेल्फ इनवर्स है। ये तो ग्रुप का फॉर्मेशन किया, सारा एलिमेंट इसमें आया, ये खाली नहीं है, यानी कि नॉन इम्पटी है, सबसेट है ही। और ये H2 इज नॉट इक्वल टू H, या H2 इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट वाला के लिए ये बराबर नहीं है, या एंड H इज नॉट इक्वल टू G नहीं है, मतलब उसके बीच का कोई है, देयरफॉर H2 नहीं, इसका 3 मान लीजिए, तो H3 इज सब ग्रुप ऑफ G। कैसा सब ग्रुप यहां देना होगा, ये उसी के लिए तो है, प्रॉपर सब ग्रुप, ये प्रॉपर सब ग्रुप हुआ, यहाँ प्रॉपर लिख लीजिएगा, तो दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। चलिए आते हैं हम लोग थ्योरम पे, चीजें बेस बन गई। देखिए रिमार्क नंबर फर्स्ट लिखे हुए हैं, रिमार्क नंबर जो फर्स्ट लिखे हैं वो लिखे हैं कि H एक कोई नॉन इम्पटी सबसेट है G का, H नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ G, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन लिखे हैं कि उसमें कोई 2 एलिमेंट है A और B, और यदि उसी H में A B का इनवर्स बिलोंग कर जाता है तो वो सब ग्रुप हो जाएगा। तो इस पे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लिख रहे हैं, एग्जाम में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए थ्योरम। The
necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G is to be subgroup if to be subgroup is that A belongs to H, B belongs to H, implies that AB का inverse belongs to H। इसका नोट लिखते हैं बगल में, तब आप लोगों को समझ में आएगा। H कोई एक नॉन इम्पटी है और वो सबसेट है G का, ये कंडीशन दिया हुआ है। अब ये चीज A बिलोंग करता है H में, B बिलोंग करता है H में, इम्प्लाई करता है AB का इनवर्स बिलोंग्स टू H में, और ये H जो है ये सब ग्रुप। समझिए बात को। पहला बात ये तो दोनों के लिए दिया हुआ है। यहाँ दो चीज है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, जो न्यू स्टूडेंट उनको बताते हैं। नेसेसरी मतलब होता है एक तरफ से गए और सफिशिएंट मतलब होता है दूसरी तरफ से आए। याद रखिएगा, इसका मीनिंग कभी कभी मैथमेटिक्स में ही थ्योरम प्रूफ करने के लिए ही अलग अलग भी होता है। नेसेसरी सफिशिएंट का वर्ड ज़्यादा यूज होता है। सफिशिएंट मतलब ये 45 मार्क्स अचीव करना आपके पास होने की एक अच्छा मार्क्स है जिससे आप पास हो जाएंगे। सफिशिएंट है 45 में आप पास हो जाएंगे। 60% आप लाएंगे, 60 मार्क्स लाएंगे, सफिशिएंट है आप फर्स्ट डिवीजन कहला जाएंगे। सफिशिएंट है, काफ़ी है। तो इस तरह से कभी कभी आपको कभी थ्योरम मिलेगा। ऑनर्स तक तो ये इस तरह का थ्योरम नहीं मिलेगा, ये पोस्ट ग्रेजुएट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में बहते हुए पानी पे जब हम लोग पढ़ाई करते थे या किए हैं या पढ़ाई होती है तो वहाँ पे इस तरह का थ्योरम आपको मिलता है। सफिशिएंट वर्ड मतलब किसी चीज़ों को जान लेना या प्राप्त कर लेना, इतना सा बात सफिशिएंट है। लेकिन हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट, वो थोड़ा सा यहाँ हट के है। नेसेसरी का मतलब होता है कि एक बातों को मानेंगे, फर्स्ट वालों बातों को, और हम पहुँच जाएंगे दूसरे तक, ठीक है। और सफिशिएंट मतलब होता है दूसरे तक पहुंच के वहां उसको मानेंगे और हमको वहां से पहुंचना पड़ेगा अपने तक, यहाँ तक। समझ गए? दूर से नजदीक तक यहाँ तक पहुंचेंगे तो सफिशिएंट, और यहाँ मान के उधर जाएंगे तो नेसेसरी। क्लियर है? तो उसी तरह दो कंडीशन है यहाँ पर। H को एक सब ग्रुप है, यदि ये एक सब ग्रुप होता है, ये फर्स्ट नंबर मान लीजिए, और यदि ये सेकेंड नंबर मान लीजिए। आप यदि फर्स्ट नंबर मानते हैं तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। यदि H को सब ग्रुप मानते हैं आप तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा ये वाला चीज, यानी कि दूसरा नंबर चीज। कोई दिक्कत? और यदि आप ये कौन कंडीशन कहलाएगा? नेसेसरी कंडीशन कहलाएगा। और ये सफिशिएंट कंडीशन क्या कहलाएगा? 2 नंबर मानेंगे और फर्स्ट नंबर तक हम पहुंचेंगे, यानी कि ये मानेंगे यहाँ तक पहुंचेंगे। अभी आप बोल रहे हैं क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आप ये समझ लेंगे, यही चीज क्वेश्चन में है, तुरंत समझा देंगे। तो ये बात समझ गए होंगे। आइए, पहली बात लिखा हुआ है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इतना सब बात तो क्लियर हो गया कि ये जो आपको समझाए वही बात था, नेसेसरी और सफिशिएंट का पहले लिख दिया गया है। फॉर ए, फॉर मतलब के लिए,
फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G, फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट, मतलब ये जो H है वो नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है, सबसेट किसका है, G का है, और G क्या है, ग्रुप है। यहां तक बात समझ गए होंगे। फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G, नॉन एम्प्टी सबसेट H जो कि सबसेट है G का और नॉन एम्प्टी है, तो ये आपका हो गया। यहां तक क्लियर है। इसके बाद यहां देखिए टू बी सब ग्रुप, मतलब ये चीज क्या होगा, ये H जो है ये क्या होगा, सब ग्रुप, टू बी सब ग्रुप इज दैट, जैसे ये सब ग्रुप हो गया तो यह होगा इस तरह का कंडीशन फुलफिल करेगा। यदि ये हो गया तो ये इस तरह का कंडीशन फुलफिल करेगा। और ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कर दिया था, मतलब अब ऑब्वियस हो गया, ये हो गया तो ये फुलफिल करेगा। क्लियर है, ये हो गया तो ये फुलफिल करेगा, ये हो गया तो ये फुलफिल करेगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट फर्स्ट लाइन दिया हुआ है, तो ये होगा तो ये फुलफिल करेगा। ये पूरी बात आप समझ गए, जो लिखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ था ऊपर में। आइए अच्छे ढंग से समझते हैं और लिख करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रूफ मान लेते हैं, यही सब बात H गिवन दिया हुआ है, H be any non empty subset of group G, दिया हुआ है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। दैट इज H भी कोई नॉन एम्प्टी है और ये सबसेट है G का। जरूरत पड़ेगा तो क्वेश्चन इसको मानेंगे। चलिए ये मानेंगे और ये प्रूफ करेंगे तो कैसा कंडीशन कहलाएगा, नेसेसरी। तो द कंडीशन इज नेसेसरी या द कंडीशन आर नेसेसरी, हम यूज इज करेंगे। द कंडीशन is necessary. Suppose H be any sub group of, ये वाला कंडीशन मान लिए, H को एक सब ग्रुप मान लिए। प्रूफ क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर, we shall to show that, ये वाला कंडीशन समझाए, A belongs to H, B belongs to H implies that A B inverse belongs to H। कोई दिक्कत नहीं। Now लेट मान लेते हैं एक कोई एलिमेंट है H में और B कोई एलिमेंट है H में। H सब ग्रुप है ना, सिंस H इज सब ग्रुप एंड B belongs to H implies that B inverse belongs to H। बात समझिए, H सब ग्रुप यहाँ दिया हुआ है, माने ये इस कंडीशन में H क्या है, सब ग्रुप है। अच्छा सब ग्रुप है तो ग्रुप है कि नहीं, पहले बोल दिए थे H ऑल्सो फॉर्म से ग्रुप, किसे बोले हैं। तो यदि वो सब ग्रुप है तो ग्रुप हो गया, तो ग्रुप हो गया तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के अनुसार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसमें एलिमेंट रहा होगा कि नहीं। तो बाय किससे, बाय एग्जिस्टेंस ऑफ, by existence of inverse, by existence of inverse। Now A belongs to H यहाँ है, अच्छा माइन B इनवर्स belongs to H प्राप्त हुआ, कोमा में लिखिए B inverse belongs to H implies that A H में B inverse
इनवर्स H में। अच्छा, H क्या है? सपोजिशन है हमारा कि H हमारा सब ग्रुप है। ये H हमारा क्या है? सब ग्रुप है। ये जब हमारा H सब ग्रुप हो गया तो ग्रुप हुआ कि नहीं? और यदि ग्रुप हुआ तो ग्रुप का पहला प्रॉपर्टी क्लोजर। तो क्लोजर मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट को ऑपरेट कराएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं तो उस हिसाब से दोनों गुना करने पर H में ये होगा कि नहीं, होना तय। which implies that A B inverse belongs to H। किस कंडीशन से? by closure property, by closure property। चलिए ये चीज मिल गया। देखिए तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी दैट इज A कहाँ का एलिमेंट है? बोलिए, H का एलिमेंट है। B कहाँ का एलिमेंट है? B भी H का एलिमेंट है। इम्प्लाइज, हमको जरा बता दीजिए तो A B का इनवर्स कहाँ का एलिमेंट है? देखिए यहाँ निकला रिजल्ट, H का एलिमेंट आ गया। और यही कंडीशन हमको प्रूफ करना था। यहाँ देख लीजिए, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। नेसेसरी कंडीशन इजी था। चलिए सफिशिएंट पे आते हैं। सफिशिएंट में इसको मानेंगे, 2 नंबर वाले को मानेंगे और 1 नंबर वाले को प्रूफ करेंगे। आइए, द कंडीशन इज सफिशिएंट। The condition is sufficient. The condition is सफिशिएंट में जान गए हैं। देखिए 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ करना होता है। सफिशिएंट कंडीशन ही नहीं, ये मानेंगे और ये प्रूफ करना पड़ेगा। एच इज ए सब ग्रुप। सब ग्रुप मतलब हमको क्या प्रूफ करने पड़ेगा? ग्रुप। और ये ग्रुप का मतलब क्या प्रूफ करना पड़ेगा? 4 प्रॉपर्टीज। 4 प्रॉपर्टीज बताए थे, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चारों प्रॉपर्टीज में याद रखिएगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पहले प्रूफ करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी उसके बाद, और इसके बाद फिर क्लोजर, और इसके बाद फिर एसोसिएटिव। याद रखेंगे कि चारों को चाहे नंबरिंग में जैसे भी हो उस हिसाब से प्रूफ करेंगे। आप चाहेंगे पहले क्लोजर कर ले, नहीं हो सकेगा, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे प्रूफ होता है। सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे, सपोज A belongs to H, B belongs to H, implies that AB का inverse belongs to H. We have to show that हम दिखाएंगे, we have to show that H is subgroup of, we have to show that H is subgroup of G। सबग्रुप मतलब समझ गए, चारों प्रॉपर्टीज दिखाना है। पहला प्रॉपर्टीज हम दिखाएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेट A belongs to H, A belongs to H। बोल सकते हैं सेट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, बट हम लोग लिख सकते हैं A belongs to H, A belongs to H। हम इस बातों को लिखने में सक्षम है कि कोई एलिमेंट उसमें है। फिर से ये बात बोल सकते हैं कि कोई एलिमेंट उसमें है, लेकिन यदि सेट में लिखें तो सेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, सेट का डेफिनेशन नहीं होता है, याद रखिएगा। हाँ, from condition implies that। कंडीशन मतलब यही चीज, इसका मतलब ये एलिमेंट इसमें है, ये एलिमेंट इसमें है,
तो पहले वाले को लिखेंगे और दूसरे वाले पे इन्वर्स करेंगे तो वो उसी में होगा ना। पहले वाले एलिमेंट को लिखेंगे, दूसरे वाले एलिमेंट को लिख के उसका इन्वर्स करेंगे, कंडीशन में ही है दूसरे वाले को लिख के इन्वर्स करना है, तो वो उसी सेट में होगा जहां से आया है। implies that E belongs to H। A इनवर्स आइडेंटिटी देगा, E देगा, where E be the identity element of H। H का ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखिए तो एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज में बिलोंग किया कि नहीं। Thus existence of identity is clear। Existence of inverse। इन्वर्स तो हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी था। यहाँ पे थोड़ा देर पहले जो अभी हम लिखे थे उसको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कर लेंगे, उसको फर्स्ट दे करके, और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स कीजिएगा, ठीक है। ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पहले वाला था करना था, और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स 2 नंबर कीजिए, मिस्टेक नहीं कीजिएगा नेमिंग में। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स आप करते हैं, 3 नंबर वाला पहले लिखिए, 4 नंबर आ रहे हैं। लेट E belongs to H, A belongs to H, ठीक है। E H में है ना, where लिख देते हैं E being identity element from condition implies that। कंडीशन से क्या है, पहले एलिमेंट को लिखेंगे, दूसरे एलिमेंट को इन्वर्स करेंगे और H होगा। ये बात समझ में आ गया। कंडीशन यही कहता है ना, पहले को लिखेंगे, दूसरे पे इन्वर्स देंगे मल्टीप्लिकेशन में, और बिलोंग्स टू H होगा। इम्प्लाइज दैट। आइडेंटिटी का काम क्या है, कोई फर्क नहीं डालना, आइडेंटिटी कोई फर्क नहीं डाला। A इन्वर्स बिलोंग्स टू H, दैट इज A कहाँ था बताइए तो, H में, और क्या इम्प्लाई कर गया, A इन्वर्स इम्प्लाई कर गया H में। ये फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H होगा, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है, इसके जब B भी लेते तो B इन्वर्स आ जाता उसमें। Thus existence of inverse is clear। पीछे वाला existence of identity था। Thus existence of inverse is clear। आइए तीसरा, क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट A belongs to H, A H का एलिमेंट है, B belongs to H, ठीक है। Since B belongs to H implies that B यदि H में है, देखिए A यदि H में था तो A इनवर्स H में था कि नहीं, और वो A फॉर ऑल A belongs to H मतलब सभी के लिए। यदि यहाँ पर B बिलोंग कराते H में तो यहाँ B इनवर्स H में होता है कि नहीं, तो यहाँ B भी बिलोंग कराए हैं H में, यानी कि सिंस B belongs to H तो B इनवर्स belongs to H।
फ्रॉम एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेकंड, फ्रॉम कंडीशन सेकंड, इससे ये चीज लिखी, समझ में आ गया। नाउ ए एच में है, बी इनवर्स कहाँ है, एच में, इम्प्लाइज दैट। क्या है तरीका लिखने का, पहले वाला एलिमेंट इनटू दूसरे का इनवर्स, है ना, समझिएगा। यहाँ पहले वाला एलिमेंट क्या है, ए लिखे, दूसरे का इनवर्स, दूसरा एलिमेंट लिखे उसका इनवर्स, कहाँ होगा, एच में होगा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स का इनवर्स, इनवर्स ऑफ इनवर्स एलिमेंट इटसेल्फ, थ्योरम पढ़ाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था, इटसेल्फ बिलोंग्स टू एच। क्यों भाई, तो चूंकि इनवर्स ऑफ इनवर्स एलिमेंट्स इज इट सेल्फ, इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए, प्रूफ भी किए हैं थ्योरम आप लोगों के लेक्चर में। ए बी बिलोंग्स टू एच, दैट इज ए कहाँ का एलिमेंट है बोलिए तो, ए एच का, बी कहाँ का एलिमेंट है, एच का, बी बिलोंग्स टू एच, इम्प्लाइज दैट ये ए इंटू बी कहाँ का एलिमेंट है बताइए, ये भी एच का एलिमेंट है। देखिए तो ए एच में बी एच में, तो दोनों का गुना एच में, तो 10 क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड। यहाँ नहीं है, लिख दें यहीं पे, बगल में लिखते हैं, मिटा देंगे अब, 10 क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रॉपर्टी रह गया एसोसिएटिव, वो भी देख लीजिए। समझिए, एच में जो एलिमेंट आएगा वो सारा एलिमेंट जी से आना है, जी से आएगा। अच्छा, यदि जी में उसका नेचर था एसोसिएट करने वाला, तो एच में भी आके एसोसिएट करने वाला नेचर रहा होगा। बातों को ऐसे समझिएगा, एक डायग्राम बनाए जिस तरह खेल खेल में लोग बनाते हैं, देखिए बनाते हैं। यदि ये मान लीजिए ये एक जी है और इसमें इस तरह से एलिमेंट सजा हुआ है, इस तरह से एलिमेंट सजा हुआ है। मान लीजिए ये इस तरह इतना सा काट के हम निकाल लें, काट के निकाल लेंगे और इसको निकाल के बाहर में एच बना लेंगे, तो बताइए उसके सजावट में कोई अंतर पड़ा? सजावट में कोई अंतर नहीं पड़ा। एसोसिएटिव तो प्रॉपर्टी सजावट है, ए बी सी, और उधर कहता है नहीं ए बी पहले बाद में सी। तो ये तो एक तरह से आपके दिमाग में फिट बैठ रहा होगा समझने के लिए कि एक तरह से तो सजावट की तरह दिमाग में रखेंगे। तो एच जो है सबसेट होता है जी के, तो सजावट तो उसी तरह रह गया, इसी तरह निकालते हैं। तो बात समझ गए होंगे। आइए आते हैं सिंस, इसको लिखेंगे कैसे वो समझिए। सिंस H is non-empty and subset of G, which is this group, and G satisfying associative property hence H is
also satisfying associative क्लियर है? तो बात समझ गए होंगे। तो उसका सबसेट है जी सेटिस्फाई करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एच सेटिस्फाई करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए आइए अगले थ्योरम पे आते हैं। इसके बाद एक थ्योरम और है यूनियन और इंटरसेक्शन को लेकर के, कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप। अब तो सब ग्रुप क्या समझ गए, अब आपको प्रूफ करना है, लिखना है। थ्योरम है कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन सब ग्रुप बट यूनियन मे और मे नॉट बी, यानी कि यूनियन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेट थ्योरी में याद होगा जिस तरह पढ़े थे कि दो रिलेशन में पढ़े थे ना, दो रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसका इंटरसेक्शन जो है इक्विवेलेंस होगा यूनियन में और मे नॉट बी। और यूनियन में हम लोग क्या किए थे, फॉर दिस लेट अस कंसीडर एन सुटेबल एग्जांपल। तो उसी तरह यहाँ पर भी है। तो आते हैं हम लोग थ्योरम लिखते हैं और समझते हैं फिर इसको आगे। Intersection of two subgroup is again subgroup but union may or may not be necessary. But union may or may not be necessary. यूनियन हो भी सकता है या भी नहीं भी हो सकता है। थोड़ा सा झड़बड़ी में है तो मिस प्रिंट हो रहा है आवाज निकलने में ना। अच्छा कोई बात नहीं, सारा थ्योरम एक दिन में कंप्लीट कर देंगे, अच्छी बात है। और नहीं तो फिर ये मान लीजिए फिर प्रॉब्लम हो गया बीच में और बहुत सारा भी पार्ट थर्ड वाला और बहुत सारा चीज़ लेना है तो कहीं कंफ्यूज होकर भूल गए। पार्ट टू देखिए कितने दिन से छोड़ दिए हैं, बेचारे लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा। अब उनका भी चालू करेंगे तो सारा है, थोड़ा सा ये अलग माध्यम में जो दिक्कत होता है थोड़ा, कोई बात नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं कराएंगे। क्या चलिए सबसे पहले तो सब ग्रुप मानेंगे। लेट H1 and H2 be our two sub group of group G. We shall to so that H1 intersection H2 is also subgroup। बात समझ गए? ये भी मिटा दिया जाए, ये पहले का है। समझिए ये H1 और ये H2 दो ठो सब ग्रुप है, हमको प्रूफ करना है ये H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो ए सब ग्रुप। अब देखिए H1 यदि सब ग्रुप है तो ये नॉन इम्पीडेंस सबसेट रहा होगा G का, और उसी तरह समझिए यदि H2 भी नॉन इम्पीडेंस सबसेट रहा होगा G का, रहा होगा ना। तो देखिए इसमें भी G से एलिमेंट आ रहा है, इसमें भी G से एलिमेंट आ रहा है, और दोनों में से कोई खाली नहीं है। तो क्लियर है कि ये दोनों में से कोई एलिमेंट, अच्छा H1 का जो आइडेंटिटी होगा वही होगा जो G का होगा। अभी तुरंत लिखे तो इसका भी आइडेंटिटी E है,
अच्छा H2 का भी आइडेंटिटी वही हुआ होगा जो G का रहा। एग्जाम्पल लिए थे ना, तो वहां देखिए अभी लास्ट में एग्जाम्पल लिए थे रिमार्क के लास्ट में, तो दोनों में आइडेंटिटी वन हो रहा था, तीनों एग्जाम्पल में वन वन आइडेंटिटी लिए थे, तो इसका भी आइडेंटिटी ये रहा होगा। अब ये दोनों तो खाली नहीं रहा होगा, कम से कम ई जो है वो जरूर बिलोंग किया होगा H1 इंटरसेक्शन H2 में, क्योंकि कोई कुछ कॉमन हो न हो ये आइडेंटिटी एलिमेंट तो दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि G का यदि आइडेंटिटी E है और क्लियर है। अच्छा जो भी एलिमेंट आ रहा है वो जिससे आना है, क्योंकि इंटरसेक्शन का तो काम ही होता है कि आपस में जो मिला उसको लिख लेना है, लेकिन जो भी आया होगा दोनों के आपस में मिलने वाला हो तो जिससे आया होगा। तो पहला कंडीशन सब ग्रुप का तो क्लियर हो गया। दूसरा कंडीशन देखिए, यदि ये सब ग्रुप है तो ये ए बी बिलोंग किया होगा H में, इंप्लाई किया होगा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H में, और उसी तरह से ए बी बिलोंग किया होगा ये H1 में, तो ए और बी बिलोंग किया होगा H2 में, तो इंप्लाई किया होगा ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू H2 में। ठीक है, ए और बी यदि बिलोंग किया H2 में, तो ए बी का इनवर्स बिलोंग किया H2 में, तो ये दोनों कंडीशन तो हो गया क्योंकि ये सब ग्रुप था। अब देखिए हम मान लेते हैं ए बी बिलोंग किया H1 में इंटरसेक्शन H2 में, हम लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन को एंड से तोड़ते हैं तो ए बी बिलोंग्स टू H2 इंटरसेक्शन मतलब दोनों में रहा होगा। ये वाला को देखिए यहाँ से लिख सकते हैं ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू ए इंटू बी का इनवर्स बिलोंग्स टू H1, एंड ये वाला चीज को देखिए यहाँ से लिख सकते हैं ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू H2, हड़बड़ाइएगा नहीं, शॉर्ट में कर दिए। अब देखिए ये इसमें तो लिख सकते हैं ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। क्लियर है? तो देखिए तो ए बी कहाँ लेके चले थे H1 इंटरसेक्शन H2 में, ए बी का इनवर्स कहाँ चला गया H1 इंटरसेक्शन H2 में। ये रफली आपके दिमाग में बनाए और इतने बात को यहाँ लिखना है, ज्यादा लिखना नहीं है, सजा के लिखेंगे। अब फिर हम आपको समझा देते हैं। देखिए सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, जिसको सब ग्रुप दिखाना है उसमें दो एलिमेंट लीजिए ए और बी, ए एक एलिमेंट लीजिए और फिर बी उसमें लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। यदि इसको सब ग्रुप दिखाना है तो ए गुना बी का इनवर्स उसी में होना चाहिए जिसको दिखाना है। ये तो प्रॉपर्टीज हो गया 2 नंबर वाला, और 1 नंबर क्या है कि जिसको दिखाना है वो नॉन इम्पटी हो और वो सबसेट किसका हो, जी का। तो वही चीज हम लिखने हैं। क्लियर है? इतना समझा दिए। आइए लिखते हैं सिंस H1 and H2 we are two subgroup of G। ये दोनों सबग्रुप है G का, which implies that जब सबग्रुप है तो H1 is non-empty subset of G and H2 also is non-empty subset of G। रहा ही होगा, पहला कंडीशन ऐसा हुआ होगा, एंड सेकेंड कंडीशन क्या हुआ होगा कि एक बी कोई दो एलिमेंट है जो H1 का रहा होगा, इंप्लाई किया होगा ए और दूसरे का इनवर्स H1 में। ऐसा क्यों? क्योंकि H1 सब ग्रुप है एंड यहाँ H2 भी सब ग्रुप है, तो ए और बी दो एलिमेंट H2 में रहा होगा और इंप्लाई किया होगा ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू H2। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। आइए हमको दिखाना किसको है, सब ग्रुप है भाई, हमको दिखाना है H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप है, मतलब हमको दिखाना पड़ेगा H1 इज नॉन इम्पटी, H1 इंटरसेक्शन H2 नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ G। हमको पहला बात ये दिखाना होगा, और दूसरा दिखाना होगा AB बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 implies that AB inverse belongs to H1 intersection H2। हमको ये दोनों चीज दिखाना होगा, क्योंकि ये चीज दिखाना है। इसको क्या दिखाना है, सब ग्रुप दिखाना है। हमारा टारगेट वही दोनों पे है। अभी तक दिए हुए चीज को और जो जानते थे उतने सा लिखे हैं, अब टारगेट हम पकड़ लिए हैं कि पहला ये दिखाना है, दूसरा ये दिखाना है। सिंस H1 is non-empty and subset of G and H2 is also non-empty
subset of G, which implies that there exists an identity and at least one element, which implies that there exists at least one element E belongs to H1 intersection H2। ये नॉन इम्पटी और सबसेट है इसका, वैसा है, और ये सब ग्रुप भी है तो ऐसा लिख ही सकते हैं। तो which implies at least one element belongs to इतना where E being identity, obviously H1 intersection H2 is non-empty and subset of G। कम से कम एक एलिमेंट उसमें हो गया, नॉन इम्पटी हो गया, सबसेट क्लियर हो गया। चलिए आइए इसके आगे बढ़ते हैं। टारगेट तो मालूम है ही, लेट समझिएगा, ये तो काम हो गया हमारा। दूसरा काम क्या बच रहा है हमको, ये वाला चीज। लेट A and B belongs to H1 intersection H2 implies that A and B belongs to H1 and B belongs to H2। अलग अलग लिख सकते हैं। अब देखिए A B का इनवर्स बिलोंग्स टू H1 एंड A B का इनवर्स बिलोंग्स टू H2। क्यों? फ्रॉम फर्स्ट, ये वाला देख रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट, ये चीज यहां देख लीजिए। ए बी H1 में है तो ए बी का इनवर्स H1 में है। आप देखिए ए बी H में है तो ए बी का इनवर्स H1 में, ए बी H2 में है तो ए बी का इनवर्स H2 में है। इसको समीकरण फर्स्ट माने थे, ए बी H में H2 में है तो ए बी का इनवर्स H2 में है। चलिए इंप्लाइज दैट, अब ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू H1 एंड को इंटरसेक्शन से रिलेशन में भी पढ़ाए थे, इंटरसेक्शन से H2 हो गया। दैट इज इफ AB belongs to H1 intersection H2, we have AB का inverse belongs to H1 intersection H2। thus ये कंडीशन भी फुलफिल कर गया हमारा एक नंबर, और ये दो नंबर भी हमारा फुलफिल कर गया। thus H1 intersection H2 is sub group of G। therefore इस तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट था कि यूनियन में और मे नॉट बी नेसेसरी। तो यूनियन के बारे में तो हमको मालूम नहीं है, यूनियन के बारे में हम लिखने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरम, second part of this theorem. For this, let us consider an suitable example. Let H1 is equal to 2i where 2n belongs to set of integers
and H2 is equal to 3n. M belongs to set of integers where I being being the set of integers. देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन फॉर्म्स एंड ग्रुप, यानी कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट जो आप सेट ऑफ इंटीजर्स जानते हैं i के नाम से या z के नाम से, वो अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, जोड़ दीजिए, इंटीजर मिलेगा कि नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का होल्ड करता है। उसमें कोई 3 एलिमेंट ले लीजिए और तीनों में दो एलिमेंट पहले जोड़ लीजिए, एक बाद में जोड़िए, और या फिर एक पहले रहने दीजिए, बाद वाला दोनों को जोड़ के पहले वाले को बाद में जोड़िए, कोई फर्क पड़ता है? तो वो एसोसिएटिव होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिशन के लिए बोल रहे हैं, प्रत्येक एलिमेंट का उसका एडिटिव इनवर्स होगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है नीचे माइनस लगे, और मल्टीप्लिकेटिव मतलब पावर वाला माइनस लगे। समझाए हैं साफ भाषा में? तो कोई भी जैसे दो लीजिए तो उस इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर में -2 रहता है। 3 लीजिए -3 रहता है। आप कहेंगे 0 लेते हैं तो -0 रहता है उसमें, वो तो जान ही रहे हैं, -0 कहिए या 0 कहिए, वो तो प्लस माइनस दोनों होता है, तो वो भी हो गया, बाकी प्रत्येक के लिए होगा। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे भाई? तो कोई भी का इनवर्स लीजिए, देखिए आइडेंटिटी मिलता है कि नहीं। जैसे 2 लीजिए, उसका आइडेंटिटी इनवर्स कितना? -2। दोनों को ऑपरेट कराइए, मतलब अंडर एडिशन बातें हो रहा है, मतलब दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िएगा 0 मिलेगा, विच इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो वो है। तो उसी तरह से सेट ऑफ इवन इंटीजर्स लीजिए, तो वो भी ग्रुप सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, सॉरी सब ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। और ये भी सेट ऑफ रेशनल, ये ऑड लीजिए, 3 वाला लीजिए, तो वो भी सेट ऑफ है। तो लेट h बराबर इतना एंड h2 बराबर इतना, br to subgroup of the set of integers, subgroup of the group of set of integers, that is h1 बराबर क्या होगा? 0 होगा, प्लस माइनस यहाँ 1 m के जगह ये प्लस माइनस 1 होगा, मतलब प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 इतना, एंड h2 बराबर जो होगा 0 होगा, यहाँ 3, तो प्लस माइनस 1 0 लीजिएगा 0 हो गया, 3 लेना पड़े 1 लीजिएगा तो 3 हो गया, फिर 2 लीजिएगा तो प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 3 लीजिएगा तो 9 डॉट 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 इतना। अब देखिए ये तो ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, सब ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, ये हम जान ही रहे हैं। नाउ हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये नॉन यूनिटरी सबसेट है, ये वी नो दैट सीधा लिख देते हैं, वी नो दैट h1 and h2 is some group of I, क्लियर। जिनको ऊपर से याद नहीं रहेगा इधर, वो यहां से भी याद रख सकते हैं, सीधा लेट करके ये लिख लीजिएगा और इसके बाद ये लिख दीजिएगा। जिनको ये याद रखने में दिक्कत हो रहा हो, ये लाइन इतना सा लाइन, ये तो पहला लाइन लिखना ही है, इतना सा लिखने में दिक्कत हो रहा हो तो यहां से भी डायरेक्ट लिख देंगे तो काम चलेगा। तो इतना इतना इतना, बट 2 और 3 belongs to h1 union h2। यूनियन में जानते हैं ना कि सारा चीज रहता है, इस सेट का भी उस सेट का भी, इंटरसेक्शन में कॉमन वाला चीज होता है सिर्फ, कोई दिक्कत? देखिए तो 2 और 3, 2 इसमें है 3 इसमें है, जैसे दोनों का यूनियन लेंगे 2 और 3 उस सेट में कम से कम होगा कि नहीं? डजंट इम्प्लाइज दैट। ये दोनों का जोड़ क्या होगा भाई? तो 2 + 3 = 5 डजंट बिलोंग्स टू h1 यूनियन h2, नहीं ना बिलोंग किया।
क्लोजर प्रॉपर्टी क्या, दो एलिमेंट लें और अंडर एडिशन देखे होंगे रिमार्क नंबर 2 जो लिखे थे, अंडर एडिशन के लिए जोड़ के होना चाहिए उसमें, तो ये दोनों को जोड़ के उसमें नहीं हुआ। 10 H1 union H2 is not sub group of G। देखिए H1 इसका सब ग्रुप हुआ, I का G नहीं, I दीजिए सेट ऑफ इंटीजर्स I, क्योंकि देखिए H1 सब ग्रुप हुआ ना, हम लोग जानते हैं, और H2 यानी कि H1 यहाँ H2 यहाँ, तो ये दोनों सब ग्रुप है I का, लेकिन दोनों का यूनियन क्या हुआ, सब ग्रुप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़ उसमें नहीं था। गुना कब करते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर एडिशन सारा चीज चल रहा है, इसलिए यहाँ जोड़ किए हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर होगा। क्लास में रहते तब तो कुछ खास किया जा सकता था। चलिए आइए और दो थ्योरम है बड़ा बड़ा, दोनों थ्योरम निकाल लें। एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकेगा, हम जान रहे हैं। The arbitrary intersection theorem की थ्योरम नंबर 1, 2, शायद तीसरा। Arbitrary intersection of subgroup is again सबग्रुप। बातों को समझिए। अभी हम क्या बताए थे आपको, हम आपको बताए थे कि दो सबग्रुप लिए H1 और H2, और वो दोनों सबग्रुप का जब इंटरसेक्शन किए तो वो सबग्रुप हुआ ना। अभी पीछे थ्योरम में यूनियन नहीं हुआ था। अच्छा, कोई बोले हम 3 ठो लेंगे, लीजिए आप 3 ठो लीजिए, तो 3 ठो सबग्रुप ले लिया। अब इस दोनों तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें फिर वो आपका सबग्रुप होगा कि नहीं होगा वो चेक करना है, तो वो भी चेक करेंगे। जिस तरह 2 गो में किए उसी तरह 3 गो करेंगे। 4 कोई लेते हैं तो वो फिर इंटरसेक्शन होगा कि नहीं। कोई बोलेगा नहीं हम 6 ठो लेते हैं, कोई बोलेगा हम 10 लेते हैं। तो इन जनरल कोई गिनती इसमें बोल दे हम 50 लेते हैं, तो उसी तरह हम कह देते हैं कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, 400 ले लीजिए। तो आर्बिट्रेरी कलेक्शन के लिए जैसे कि फंक्शन में हम लोग यूनियन I बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा पढ़े थे, उसी तरह यहाँ भी हम लोग प्रयोग करेंगे। तो बात समझ गए होंगे। 2 के लिए इंटरसेक्शन में होता है, इसके बाद 3 के लिए भी होगा ही, तो हम आर्बिट्रेरी पे कर देते हैं और आर्बिट्रेरी पे आता है। ये भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले मानते हैं कलेक्शन ऑफ प्रूफ। लेट I belongs to index lambda, पाई नहीं बनाना है, be the collection of arbitrary collection of with the arbitrary collection of सब ग्रुप। थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए, पानी है क्या आपको?
बात समझ गए होंगे कैसे था कि आइए धीरे धीरे लिखते हैं। क्या ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लिए हम लोग। अब हमको दिखाना है कि इसका इंटरसेक्शन जो है वो सबग्रुप का फॉर्मेशन करता है। तो हमको दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा वो देखिए। हमको दिखाना पड़ेगा कि इसका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। तो हमको दिखाना पड़ेगा कि ये आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जो है हमारा वो नॉन इम्पिटी रहा होगा और वो सबसेट रहा होगा ऐसा। और दूसरा चीज दिखाना होगा कि ए बी दो एलिमेंट लेते हैं, इंटरसेक्शन I belongs to index lambda HI implies that AB का इनवर्स belongs to I belongs to index lambda HI। यानी कि दो एलिमेंट इसमें, इसको दिखाना है कि ये सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो हमको इसका मतलब क्या दिखाना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला। तो टारगेट दिमाग में रहा, ये सब चीज नहीं लिखना चाहिए इसमें, वो पूरा विस्तार हो जाता है और एडवांस यूनिवर्सिटी में ऐसी चीज़ों को लिखा नहीं जाता है। तो आइए we shall do so that हमको दिखाना है intersection I belongs to index lambda HI is also sub group of G since each HI is sub group of G, which implies that each HI is non-empty subset of G। समझिए, H1 non-empty था, H2 भी non-empty था, तो यहाँ each HI सब ग्रुप है। each मतलब कोई 10 ठो लिया तो 10 non-empty है, तो कहेंगे दोनों का इंटरसेक्शन जितना भी है वो नॉन इम्पिटी है। तो वही, अब कैट है तो पता नहीं है, प्रत्येक के लिए सही है। अच्छा, अब हम इसके बारे में ये भी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली वर्ड यूज कर लेते हैं, जनरली लोग ये लिख के निकल जाते हैं, ये निकल जाते हैं। ऑब्वियसली क्लियर है कि आइडेंटिटी एलिमेंट सब में सेम रहा होगा और जो भी एलिमेंट आया होगा वो जी से आया होगा। तो ऑब्वियसली I belongs to index lambda HI is non-empty and subset of G। Again, since each HI is sub, ये तो हम लिखिए दिए थे ना, since each HI and also करके वर्ड ये यूज करते हैं, एक ही लाइन को दोबारा नहीं लिखना चाहिए। and also AB belongs to HI implies that AB का इनवर्स belongs to HI। अब HI की जगह जो नंबर वाला होगा वो नंबर देंगे। Now let AB belongs to HI implies that AB belongs to I belongs to index lambda। इसको लिख सकते हैं AB belongs to HI, बोले हैं ये इंटरसेक्शन के लिए फॉरवर्ड का यूज करते हैं, I belongs to index lambda implies that, इसको लिख सकते हैं AB inverse belongs to HI और I belongs to index lambda। क्यों भाई,
तो सिंस इच HI इज सब ग्रुप, क्योंकि प्रत्येक HI सब ग्रुप है, तो इस ए बी यदि HI में है तो ए बी का इनवर्स HI में होगा। रीजन देखिए, इस चीज को हटा के यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू I बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा HI। हो गया, दैट इज क्या निकला, पहला निकला कि इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा HI इज नॉन इनवर्टिएंट सबसेट ऑफ G, एंड सेकेंड क्या निकला, ए बी बिलोंग्स टू I बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा HI इज इक्वल टू ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू इतना HI। thus I belongs to index lambda HI is sub group of G। ये क्लियर है? इसके बाद तुरंत खुशबू तो ये बात तो समझ गए होंगे, ये बात में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखा भी ये चीज होना ही चाहिए। आगे चलिए आइए लास्ट थ्योरम में खत्म करते हैं। देखिए, अब जो थ्योरम है वो थोड़ा सा समझने वाला थ्योरम है और इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है कि हम अभी तुरंत प्रूफ किए कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप, एकदम दिमाग थोड़ा लगता होगा वेट, और ऑनलाइन होते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा लगता भी है कि हम कैसे, हम ही पढ़ाते हैं हम ही समझते हैं, तो कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करें, और हमको लग रहा है कि हम इस बात में सफल भी हो रहे हैं। आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए घर पे रूम पे, ठीक है। अब देखिए हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, दो सब ग्रुप है, यूनियन वाला तो काम हो गया। अब कहता है कि इंटरसेक्शन में हम प्रूफ भी कर दिए, मे और मे नॉट बी नेसेसरी, ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्शन के बाद मामले में हम क्या कहना चाहते हैं, यूनियन के मामले में यूनियन वाला मे और मे नॉट बी नेसेसरी, तो एग्जांपल दिए थे। अब देखिए कहता है कि हाँ यूनियन वाला भी हो जाएगा, हम क्या बोले, यूनियन वाला भी सब ग्रुप हो जाएगा, तो उसका क्या कारण है, वो कैसे होगा, तो उसमें एक हम बोले तो समझे, तो उसमें भी हो जाएगा यूनियन वाला भी। तो यूनियन वाला कैसे हो जाएगा वो बात समझिए। तो यूनियन वाला होने का ये कहता है कि वन इज कंटेन टू अदर, वो इसमें कंटेन करता हो या इसमें करता हो, लिख के समझाते हैं ज्यादा समझ में आएगा। H1 मान लीजिए सब ग्रुप है और H2 ये दोनों सब ग्रुप है। अब कहता है कि ये यूनियन भी हो जाएगा, लेकिन दो है ऐसा, ये आइदर H1 कंटेन H2 एंड H2 कंटेन H1। यदि H1 कंटेन करता है H2 में या H2 कंटेन करता है H1 में, कंटेन टू ईच अदर, देन H1 यूनियन H2 इज ऑल्सो ए सब ग्रुप। अब तो जान ही रहे हैं सब ग्रुप। यदि एक नंबर वाला है, मानते हैं ये सब ग्रुप है, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा, और ये होगा तो ये प्रूफ करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये इधर से ये हो गया नेसेसरी और इधर से ये हो गया ये सफिशिएंट। तो हम थ्योरम लिखते हैं, the union of two subgroup, the union of two subgroup, the union of two subgroup is subgroup if and only if
केवल सिर्फ, नेसेसरी सफिशिएंट मतलब ऐसा भी होता है, इफ एंड ओनली इफ, केवल और सिर्फ केवल वन इज कंटेंट टू each अदर, यदि वन कंटेन करता है एक दूसरे के अंदर कंटेन करता है, जो बोले वही लिखिए। आइए प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं। प्रूफ तो सफिशिएंट पहले करते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। इस तरह का थ्योरम पार्ट थर्ड में ये नहीं पढ़े रहिएगा, पार्ट थर्ड समझ में नहीं आएगा, हम पहले बता देंगे। वहाँ आपको वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वहाँ का 100 मार्क्स का मॉडल होता है। तो मानते हैं, लेट सबसे पहले H1 एंड H2 they are two सब group of ग्रुप G। तो दिक्कत नहीं, द कंडीशन इज इधर से नेसेसरी और इधर से सफिशिएंट, ठीक है। तो पहले ये मानते हैं और वो प्रूफ करते हैं। द कंडीशन इज नेसेसरी, द कंडीशन इज नेसेसरी। Suppose H1 contain either H1 contain H2 or H2 contain H1। ये सपोज की प्रूफ क्या करना पड़ेगा, we shall to show that H1 union H2 is, we shall to show that H1 union H2 is सब ग्रुप। कोई दिक्कत? H1 union H2 सब। आई कहता है आइदर ऐसा या ऐसा। हम इसको ले लेते हैं पहला, when जब H1 contain in H2, यदि ऐसा हुआ तब क्या होगा देखिए। सिंस H1 contain H2 which implies that H1 union H2 is equal। बातों को समझिएगा, कहते हैं हम ऐसा, कौन किसके अंदर है, H1 अंदर है H2 के। सेट थ्योरी में पढ़े हैं, रिलेशन फंक्शन पढ़ा है सेट थ्योरी फर्स्ट क्वेश्चन में। H1 अंदर है, किसके अंदर है, H2 के अंदर है। H1 अंदर है, किसके अंदर है, H2 के अंदर है। अच्छा, यूनियन में दोनों मिला के लेते हैं तो बड़ा वाला लेते हैं, दिमाग में भी सेट रखिएगा। यूनियन लेंगे तो H2 वाला भी और H1 वाला भी, तो सब एलिमेंट H2 वाला ही ना आएगा। सब H1 दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे। तो इतना समझ लीजिए कि यूनियन में दोनों में जो बड़ा होता है वो लिखते हैं। दोनों बड़ा कौन है, H2 बड़ा है, H2। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। बताइए H2 सब ग्रुप है कि नहीं, H2 सब ग्रुप है कि नहीं। फर्स्ट लाइन में वही माने हैं, ये क्या है, ए सब ग्रुप। ये H2 सब ग्रुप है, ये इसके बराबर होगा। तो ये बताइए H1 यूनियन H2 एक सब ग्रुप होगा कि नहीं, हो गया सब ग्रुप, क्लियर है। आई यदि ऐसा कंडीशन था तब, अब यदि कंडीशन वो ऐसा रहता तो उसके लिए भी देखिए, when H2 कंटेन कर दिया H1, since H2 contain H1 implies that H1
यूनियन H2 इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए ये अरे ये कौन किसके अंदर है केस में है? H2 अंदर में है, H1 क्या है? बड़ा है, यानी कि ये H2 है, H1 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है वही लिखते हैं। देखिए यहाँ H1 क्या है? H1 सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप, ये सब ग्रुप, ये सब ग्रुप है, मतलब ये सब ग्रुप है तो ये सब ग्रुप होगा कि नहीं? तो H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप, ये सब ग्रुप होगा। दोनों कंडीशन में ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है। अब आइए ये कंडीशन माने और ये प्रूफ हो गया, दोनों कंडीशन, इस कंडीशन में भी ये प्रूफ हो गया, ये एंड नहीं आइदर और होगा। क्लियर है। तो H1 यूनियन H2 इस कंडीशन में भी ये हो गया और इस कंडीशन के लिए भी ये हो गया, तो ये सब प्रूफ हो गया। अब इसको सपोज करेंगे और ये दोनों प्रूफ करना होगा। आइए थोड़ा सा ये बड़ा होता है, the condition is अब इधर से ये मानेंगे और ये प्रूव करेंगे, तो नेसेसरी द कंडीशन इज नेसेसरी। सपोज H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G, ये माने प्रूफ क्या करना पड़ेगा? We shall to show that we shall to show that we shall to show that either H1 contain H2 और H2 contain H1। बात समझ में आ गई? या तो H1 कंटेन कर रहा है H2 में या H2 कंटेन कर रहा है H1 में, हमको ये चीज प्रूव करना है। देखिए कंट्रापोजिटिव डेफिनेशन एक चीज होता है, आपको बताएंगे जब आप आगे की क्लास में जाएंगे तो इस डेफिनेशन पे बहुत सारे चीज को पढ़ेंगे। मैथमेटिकल टूल्स नाम का एक चैप्टर भी शायद अब नए सिलेबस में नहीं है, हम लोग जिस समय पढ़ रहे थे, मतलब हाल फिलहाल ही चेंज हुआ है सिलेबस, तो अब नए वाले सेशन में वो सिलेबस शायद है या नहीं पता, मैथमेटिकल टूल्स। और ये आप मत चिंता कीजिए कि ये कहाँ होता है, प्रत्येक किताब के लगभग स्टैंडर्ड बुक जो होता है, जैसे कि एक मॉडर्न का AR वशिष्ठा का बुक होगी, या फिर बहुत सारी जितने भी किताबें मैक्सिमम सेट थ्योरी खास करके, तो लालजी प्रसाद में तो ऐसा हमको देखने को नहीं मिला है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक जो होता है तो उसके फर्स्ट 10 पेज में मैथमेटिकल टूल्स दिया हुआ रहता है। देखते होंगे इस तरह का चीज़ लिखा होगा, फिर नीचे से चीज़ ज्वाइंट वगैरह सब चीज़ दिया हुआ रहता है। तो वही मैथमेटिकल टूल्स में कंट्रापोजिटिव डेफिनेशन होता है, वो ऐसा डेफिनेशन होता है कि जो चीज़ है उसको उल्टा मान लेते हैं और फिर प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे कि हाँ यार, तो मॉडर्न में भी फर्स्ट ग्रुप में भी हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ पे इफ पॉसिबल वी एज्यूम दैट, ऐसा फिर ऐसा नहीं तो ऐसा हो गया, तो द सावर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट फैक्ट वर्ड यूज करते थे ना, तो वही चीज़ यहाँ भी हम लोग यूज करेंगे। तो है ना, प्रूफ करना है कि आइदर ये कंटेन करता है इसमें या ये कंटेन करता है इसमें। इफ पॉसिबल वी एज्यूम दैट, यदि संभव हो तो हम लोग मानेंगे, इफ possible we assume that, यदि संभव हो तो हम लोग मानेंगे neither H1 contain in H2 और न ही H2 contain करता है H1 में। समझ रहे हैं? that is करके हम मान लेते हैं, that is करके
H1 कंटेन नहीं करता है H2 में, एंड ऐसा नहीं है कि H2 कंटेन कर जाए, नहीं, उसको भी कंटेन नहीं कराएंगे। मतलब ये H1 और H2 ये एक दूसरे में कंटेन नहीं करना चाहिए, बस यही कर देंगे कि H2 बाहर निकाल के रख देंगे। H2 बाहर, H1 बाहर, दोनों अलग अलग रहो, ना तो ये इसके अंदर, ना तो ये इसके अंदर, ना तो ये इसके अंदर, ठीक है, बाहर है। अच्छा देखिए, तो इस तरह भी बाहर हो सकता है ना, उसके अंदर नहीं है जी, बाहर है कि नहीं, कुछ भी है, तो कम से कम एक एलिमेंट यहाँ ऐसा होगा जो उसमें नहीं होगा लेकिन इसमें होगा। मान लीजिए ऐसे एक एलिमेंट B है जो H2 में है लेकिन H1 में नहीं है, और एक एलिमेंट A है जो A एलिमेंट है H1 में, बट A कहाँ नहीं है, H2 में नहीं है, ये इसमें नहीं है। B एक एलिमेंट है जो H2 में है बट B डजंट बिलोंग्स टू H1। क्लियर है? तो ऐसा कंडीशन बना, समझ में आया? A इसमें नहीं है और B भी इसमें नहीं है, सब अपने अलग अलग में है। कम से कम अलग होने का मतलब ही होता है ना। तो चलिए आते हैं, सिंस नाउ, अब सिंस neither H1 contain H2 nor H2 contain H1, which must imply, this implies that there exists at least one element, कोई भी एलिमेंट से A which belongs to H1 but those not belongs to H2, मिटा देंगे 2, and there exist and also या there, इसके कारण ये और इसके कारण ये, at least one element B belongs to, B say belongs to H2 but doesn't belongs to H1। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे? तो ये वाला चीज, इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे हम लोग फर्स्ट, ये रहे ये दोनों चीज को। चलिए आते हैं, now let AB belongs to H1 union H2, मान लीजिए, which implies that AB belongs to H1 union को लिख सकते हैं एंड कह के AB belongs to H2. This implies that and also AB inverse belongs to H1 union H2, since H1 union H2 is subgroup। देखिए ये तो अलग कर दिए, रूल है, सेट का रूल है, यूनियन को एंड और से सभी और से अलग कर दिए। अब देखिए ये जो है ये तो सब ग्रुप के, ये सब ग्रुप दिया हुआ था, सब ग्रुप के डेफिनेशन से अलग हो गया। अब आइए नाउ ए AB का इनवर्स बिलोंग्स टू AB
बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, ऐसा प्रूफ कैसे करेंगे थोड़ा साफ कर लेते हैं, ये सारा साफ कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, A B inverse belongs to H1 H2 और B belongs to H2 implies that AB inverse B belongs to H2। ये इधर आपने हो गया A belongs to, यहाँ B है, यहाँ B दिखाएगा, A belongs to H2। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन A belongs to H2। कंडीशन नंबर दूसरा, पहला तो एक आराम से दिख जाएगा, और कंडीशन नंबर दूसरा B doesn't belongs to H1 ना, B दिखाना है H1 में, B H1 में दिखाना है। AB inverse belongs to H1, अच्छा B belongs करता है H1 में, B belong करता है H1 में, और B का B इनवर्स का इनवर्स B इनवर्स भी बिलोंग करेगा H1 में, और B इनवर्स का इनवर्स भी बिलोंग करेगा H1 में, B इनवर्स का इनवर्स भी बिलोंग करेगा H1 में। तो देखिए, तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H1 और B इनवर्स का इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है H1 में, तो हम लिख सकते हैं AB इनवर्स B इनवर्स का इनवर्स, अच्छा डायरेक्ट B भी बिलोंग कर सकते हैं, तो H1 में डायरेक्ट B बिलोंग किया और H1 में H2 में ये दिख गया है, कौन वाला दिख गया, A बिलोंग कर गया, A बिलोंग कर गया H2 में, हमको दिखाना है B डजंट बिलोंग्स टू इसमें, तो B को रखना पड़ेगा ही ना। तो B कैसे रहेगा, इधर से हम रख सकते हैं, B इधर से रख सकते हैं, यदि कोई एलिमेंट बिलोंग करा देते हैं इसमें, B belongs to H, A belongs to H, और फिर हमको H2 पे काम, H1 पे काम करना है। दिखा किसका है, पहला तो दिख गया, हमको दिखाना है B doesn't belongs to H1, तो ये H1 में है, ये भी H1 में है, और फिर ये A H1 में है, ये भी H1 में है, तो ये B A inverse belongs to H1 में और A belongs to H1 में, तो B A inverse A belongs to H1। ठीक है, चलिए आइए, और ये B doesn't B belong कर गया, B belong कर गया H1 में, B belong कर गया H1। चलिए क्लियर, आइए लिखते हैं AB belongs to H1। चलिए AB बिलोंग कर रहा है H2 में, मान लिए, अब B मान लीजिए कुछ है, वो भी है H2 में। अब देखिए, इम्प्लाइज दैट ये जब H2 में है और H2 सब ग्रुप है, तो ये AB का इनवर्स बिलोंग कर गया H2 में, AB का इनवर्स कहाँ बिलोंग कर गया, H2 में, और ये B तो बिलोंग कर ही रहा है H2 में, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। ये क्यों बिलोंग कर गया, तो चूंकि H2 सब ग्रुप है, ये चूंकि H2 सब ग्रुप है, इतने सा काम है, इतने सा हम रख लेते हैं और बाकी हम सारा मिटा देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए इम्प्लाइज दैट, अच्छा ये H2 में है और B H2 में है, H2 सब ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी से AB का इनवर्स इंटू B बिलोंग करेगा H2 में, क्यों,
बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। H2 इज ए सब ग्रुप, यहाँ बगल में लिख देते हैं सब ग्रुप, फर्स्ट लाइन लिखे हैं बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी है, H2 सब ग्रुप है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड किया होगा, A B इनवर्स B बिलोंग्स टू H। ये ई ब्रैकेट के साथ कैसे चला गया? बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ चला गया। implies that existence of identity से A identity element belongs to H2 which implies that A belongs to H2। देखिए लेकिन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में A doesn't belongs to H2 लिखा हुआ है, this is contradiction, this is contradiction। ये क्या हुआ? कंट्राडिक्शन हुआ, मतलब पहला यहाँ पे A belongs to H2 में है, जबकि हम जो इक्वेशन फर्स्ट में है वो A doesn't belongs to H2 है। कंट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अगेन फिर से अगेन B मान लीजिए H1 में है, A belongs to H1 में है, ठीक, और फिर लिख देते हैं A का ही जरूरत पड़ता है ना, हाँ, A belongs to H1 में है। ये B और A हम इसको लिख सकते हैं B A इनवर्स belongs to H1, ये बात को लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा पहला लिखे दूसरे का इनवर्स किए, ये क्यों कैसे लिखे? तो सिंस चूंकि H1 इज सब ग्रुप, H1 इज सब ग्रुप। अच्छा ये बगल में जो A belongs to H1 चल रहा है इसको चलने दीजिए, implies that H1 सब ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि नहीं? तो B A इनवर्स A belongs to H1, ये क्या है? सब ग्रुप है, सब ग्रुप है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी implies that ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, B A इनवर्स A belongs to H1 which implies that ये आइडेंटिटी देगा E belongs to H1। अब ये चीज को लिख सकते हैं, implies that B belongs to H1। देखिए यहाँ B doesn't belongs to H1, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। तो इतना सा ये मिटा दें, इसका काम खत्म हो गया, यहाँ तक लाए। B belongs to H1। अब देखिए ये इसका दिस इज कंट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज कंट्रा बगल में लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये कंट्राडिक्शन हो गया, ये दिखाई जो मिटाए थे 10 दोनों कंट्राडिक्शन हो गया। 10 आवर assumption is wrong that fact H1 contain H2 and H2 contain in H1, therefore either H1 contain H2 और H2 contain H1। क्लियर है? ये इधर इतना सा रफ है इधर, तो इतना सा क्लियर, इतना सा समझ में इधर से आए और इधर लिख दिए। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। यदि सेकंड पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट लेक्चर जिस टॉपिक से चालू होगा 5 मिनट पहले हम इसको देख लेंगे एक बार और। यदि वैसा किसी का आता है समझने में कोई प्रॉब्लम होता है, जहाँ प्रॉब्लम हो आप जरूर कुछ पूछिए। बहुत लंबा लेक्चर रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग 8-8 घंटा 10-10 घंटा क्लास करके बैठते हैं, स्कूल में करते हैं, आराम से करते हैं। बड़े बड़े कंपटीशन में ऐसा होता भी है। तो ये आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा भी, और ये पढ़िएगा तभी आपका पार्ट थर्ड का
ग्रुप थ्योरी आपको जो 100 मार्क्स का एक अलग पेपर होता है वो समझ में आएगा। आज का ये सारा चीज़ यदि आपका कंप्लीट नहीं रहा, आपको ग्रुप थ्योरी पेपर 6 पार्ट 3 समझ में एकदम नहीं आएगा, पूर्ण गारंटी है इसकी। सिर्फ ये नहीं कि इसका स्टेटमेंट पढ़ लेने हो जाएगा, इसका थ्योरम भी कंप्लीट करना पड़ेगा, इसी बेस पे पूरा पार्ट 3 चलेगा आपका। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन फिर अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे।